जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। यह हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने हिंदी पैडागोगी के वे प्रश्न रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न जो हैं वो हिंदी पैडागोगी के पूछे जाते हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को जितना हो सके, ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके, और वीडियो को लाइक करना है। आपका ही अपना चैनल है। तो चलिए बिना देर करे हुए जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनामों का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। देखो, मैं और मुझे इन दोनों का प्रयोग लिंग पुरुष वचन आदि की दृष्टि से ठीक किया गया है। आम का प्रयोग एक वचन और पुल्लिंग में किया गया है। मैं थक गई शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो लिंग वचन क्रिया की दृष्टि से नियम संगत है, इसलिए लिंग वचन क्रिया की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना वह अच्छी तरह जानती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे का, स्किनर का, चमस्की का, या फिर वाइगोत्स्की का? तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह विचार किसका है? यह विचार है वाइगोत्स्की का। अगर आपने पेडागोगी को अच्छे से पढ़ा है, आपने बाल विकास को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक विकास से संबंधित है। अगर चमस्की की बात की जाए तो वे भाषाई विकास से संबंधित हैं, स्किनर अधिगम के विकास से संबंधित है, और पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो इनमें से ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो कि सभी बच्चों के बोलना सीखने की गति एक समान होती है। नहीं, एक समान नहीं होती। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा देर से सीखता है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे परिवार में भी बोलना तेजी से सीखा जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि बोलना सीखने की गति जो है वो निर्धन परिवार में जो है वो कम होती है, तेज भी हो सकती है। बट कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे सरलता से बोलना सीख जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि बोलने के अगर हम अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें बच्चे को, तो वो आराम से बोलना सीख जाते हैं। थोड़ा उनकी सुने और थोड़ा अपनी कहें, तो आपको आपका अनुकरण करके वे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में विविध्य, पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में विविध्य है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पाठों की संख्या, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का जो हम निर्माण कर रहे हैं उसमें भाषा की विभिन्न छटाएं भी इंपॉर्टेंट है, अभ्यासों में विविध्य यानी अलगपन वो भी इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु में विविध्य ये भी इंपॉर्टेंट है, बट पाठों की जो संख्या है वो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे? व्याकरणिक नियमों को, सीखने की क्षमता का आकलन को, या काव्य सौंदर्य को, या फिर निबंध लिखने की योग्यता को? तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा जो महत्व देंगे वो देंगे सीखने की क्षमता का आकलन करने को, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। व्याकरणिक नियमों को परफेक्ट बनाने पर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, काव्य सौंदर्य पर भी बिल्कुल जोर नहीं देंगे, और निबंध लिखने की योग्यता पर भी बिल्कुल जोर नहीं देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व देंगे हम देंगे सीखने की क्षमता के आकलन करने को, यानी उसने कितना सीखा है उसका आकलन करेंगे, उस हिसाब से अपने जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे, ताकि बालक जो है वो और अच्छे से सीखे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व देंगे किस पर? बच्चों को सीखने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है इस पर, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पर, भाषा के विभिन्न प्रकार की सामग्री के समृद्ध वातावरण पर, या कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता पर? तो इसमें जो सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए वो दिया जाना चाहिए पहले ऑप्शन को, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि
बच्चों को सीखने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण नहीं करना चाहिए बहुभाषी कक्षा में। दो भाषाओं के बीच अगर आप अंतर बताएंगे तो एक की कमी उजागर होगी और दूसरे की अच्छाई उजागर होगी, जिससे कि वातावरण जो है पढ़ाई के या भाषा से संबंधित वातावरण जो है वो सही प्रकार से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अंतर का विश्लेषण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो नियमों की जानकारी से ही निखरती है, यानी और किसी से नहीं निखरेगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय में ही सीखी जाती है, यानी विद्यालय में ही सीखी जाएगी और कहीं नहीं सीखी जाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है या अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग है वो बालक के दिमाग को और तेज बनाएगा, उसके दिमाग को विकसित करने में मदद करेगा, यानी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन करना या बातचीत करना, यानी सबसे कम इनमें से प्रभावी तरीका कौन सा है? तो वो है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, यही सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियां एवं कविताओं को, विदेशी साहित्य की रचनाओं को, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता है और आप अच्छे से जान भी गए होंगे कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषाओं की अलग अलग छटाएं हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में इन्हीं रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो उसमें भाषा की चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पूर्ण अधिकार नहीं रखते, थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, तो ये सही है। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ ही आते हैं वे, ठीक है। तो यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कोरी स्लेट बिल्कुल नहीं होते, उन्हें कुछ ना कुछ तो पता ही होता है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? संज्ञा शब्दों के उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि जैसे संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो भाषिक क्षमता आकलन का सबसे सही तरीका जो है वो है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि जैसे शब्दों का साथ में प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी दूसरी भाषा शिक्षण का? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना और दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो देखो, सबसे पहले तो हाईलाइट वर्ड है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है द्वितीय भाषा शिक्षण का, तो कंठस्थ करना ही नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। वैसे ये प्रथम भाषा शिक्षण का भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कंठस्थ कराना हमारा उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? मिनटों समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या विद्यालय के नियमों का ज्ञान भाषा के विकास की गति तीव्र करता है।
तो किसी समावेशी कक्षा में जो कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है वो है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। ठीक है, अनुभव के आधार पर नहीं बनाते। हर जगह हिंदी को अपने तरीके से बोला जाता है तो उस हिसाब से नियम नहीं बना पाते ना वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की या सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी वो होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। उसे बिल्कुल भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसर अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो विद्यार्थी अपने भाषाई विकास को अच्छी प्रकार से विकसित कर पाएगा या विकास कर पाएगा उसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता या भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होती है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो जो कथन बिल्कुल सही नहीं है वो है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं है, अनुवाद का सहारा लेकर ही बच्चे अपने भाषा को या उस सेंटेंस को सही तरीके से बोल पाएंगे या उस वाक्य को सही तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है, तो भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा तो लिया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है या फिर केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? देखो, केवल वाले हमेशा ऑप्शन जो होता है ना वो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तो केवल के जो हैं दो ऑप्शन ये दोनों कट गए तो बचे क्या हैं? बचे हैं दूसरा और तीसरा। कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है तो ये तो बिल्कुल कट गया कि कार्यालय में ही जो है लेखन यानी लिखित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी किया जाता है, वो आप लिखित तौर पर कर सकते हैं या मौखिक तौर पर कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है या साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है? तो कविता कहानियों पर चर्चा करने या प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है वो होता है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है? तो देखो, नेगेटिव जो है ना, हमेशा याद रखना, नेगेटिव जो बात बताई जा रही है वो हमेशा गलत होती है। ठीक है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है तो ये तो बिल्कुल गलत है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये भी बिल्कुल गलत है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो सही है वो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या भाषा की पाठ्यपुस्तक? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि समृद्ध भाषिक वातावरण अगर हम बच्चे को अच्छे से देंगे तो वह भाषा सीखने में उतना ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा या उस भाषा के विकास में और अधिक योगदान दे पाएगा, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए या कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए? तो नेगेटिव बातें मैंने आपको बताया है कि वो हटा देनी है, वो हमेशा गलत होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर वह दृष्टिबाधित है तो वह सुनकर उस ज्ञान को या भाषिक ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर पाता है या कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर या कक्षा कार्य के अवलोकन पर? तो अपने विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन जो आप करेंगे वो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर करेंगे। उसमें जो होती है वो एक किताब होती है जो विद्यार्थी से संबंधित होती है। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम से इसका संबंध होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरे की बातों को समझ पाना या अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य होता है वो प्रत्येक स्थिति में अपनी भाषा का प्रयोग कर पाना, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता, यानी किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आपका स्कोर क्या रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखो, तैयारी आप करते ही रहोगे, मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ऐसे प्रैक्टिस सेट जो पेपर में आ चुके हैं वे भी, और ऐसे क्वेश्चन लूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और वे पेपर में आ भी सकते हैं, बिल्कुल 100% आ सकते हैं। क्योंकि देखो, एक सिलेबस होता है, बाल विकास से एक लिमिटेड टॉपिक होते हैं, उससे बाहर तो पूछे ही नहीं जा सकते ना। तो मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तैयारी हम करते रहेंगे, चाहे वो टैट हो, चाहे पैट हो, चाहे सी टैट हो, चाहे यूपी टैट हो, चाहे एस टैट हो। ठीक है, तैयारी हम करते रहेंगे, और बस ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। बस आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।